हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर और कंटेंट राइटर हूँ। मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है। मैंने उत्तराखंड पीसीएस का मेंस भी लिखा हुआ है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप को आप आज ही डाउनलोड करिए। इसमें आपको यूपीएससी एंड अदर कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एशियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स है। रिसेंटली एथिक्स का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में साथ आपको इन नियर फ्यूचर एनवायरनमेंट की सीरीज़ देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है। इस ऐप की सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ासियत बात ये है कि इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप ये डाउनलोड करिए। इसमें आपको जो मटेरियल मिलेगा वो काफ़ी अच्छा हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा। तो आप इसको एक्सपीरियंस लेने के लिए आज ही डाउनलोड करिए। साथ में आगे भी और स्टूडेंट्स को रिकमेंड करिए। चैप्टर 5 है, इसमें हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स बेसिकली क्लेम्स होते हैं। किसके क्लेम्स होते हैं? दीज आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर फेलो बिंग्स, यानी कि अदर लोगों के ऊपर, दूसरे सिटीजन्स के ऊपर एक इंडिविजुअल का क्लेम होता है। ओवर द सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी के ऊपर भी क्लेम्स होता है। एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि राइट्स क्या है? राइट्स क्लेम्स हैं। किसके क्लेम्स? एक पर्सन के क्लेम है ओवर द अदर फेलो बिंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। देखिए, क्या होता है कि हम सबको कहीं ना कहीं, अगर आप इमेजिन करिए आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है तो आप खुद सोचिए एज ए सिटीजन आपके अंदर कितना सारा डर रहेगा। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ को डिग्निफाइड वे में जीने के लिए राइट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल के क्लेम्स है तो एक इंडिविजुअल जो मन चाहे वो कर सकता है। नहीं, एक इंडिविजुअल वो सब कर सकता है अपने दायरे में रह के कि वो अपने राइट्स की वजह से दूसरों को हार्म ना करे, यानी कि खुद के राइट्स के साथ साथ उसको दूसरे के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें तो ये राइट्स कहाँ से आते हैं? देखिए, क्या होता है कि हर एक सोसाइटी कंडक्ट करती है। ठीक है, उसका कैसे सोसाइटी कंडक्ट होगी, कैसे लोग बिहेव करेंगे, क्या एक सोसाइटी में अलाउ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके कुछ एक रूल्स होते हैं जो सोसाइटी क्या करती है, धीरे धीरे उसको एक नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेती है। एंड वो जो, जब सोसाइटी उस क्लेम्स को रिकग्नाइज करती है एंड उस क्लेम्स को जब लॉ में कंडक्ट किया जाता है, लॉ में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? राइट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको एज अ लॉ में ना देखें, अगर अभी तक हमारे लॉ में उन राइट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो बेसिकली वो जो सोसाइटल लॉज होते हैं वो एक काइंड ऑफ नेचुरल या मॉरल राइट्स बन के रह जाते हैं। लेकिन वही नेचुरल एंड मॉरल राइट्स जब लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर राइट्स। तो बेसिकली अगर आप डेफिनेशन देखें तो आप क्या बोलेंगे कि राइट्स क्या है? राइट्स क्या है? रीजनेबल क्लेम्स है। रीजनेबल क्लेम्स क्यों? क्योंकि उनके पीछे रीज़न होना चाहिए। उन राइट्स के पीछे रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि अनरीजनेबल है, यानी कि जो मर्जी चाहे एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। ठीक है, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तो जो क्लेम्स हैं वो पर्सन्स के रीजनेबल क्लेम्स होते हैं जिनको सोसाइटी रिकग्नाइज करती है एंड दे आर सैंक्शन बाय लॉ। और सोसाइटी ने जो क्लेम्स को रिकग्नाइज किया हुआ है, एक्सेप्ट किया है टू कंडक्ट एवरीडे अफेयर्स, और वो क्लेम्स को जब लॉ में लिखा जाता है, जब लॉ में लाइट डाउन किया जाता है, तो हम बोलते हैं दीज आर राइट्स। एक डेमोक्रेसी में राइट्स की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? अब देखिए, डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए राइट्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा महत्वता है। क्यों है? अगर आप इमेजिन करिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शंस कैसे होंगे, क्या होंगे, इसके राइट्स ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो वो इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे? वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इलेक्शंस में, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को होने के लिए, उनका चुनाव होने के लिए हर एक सिटीजन के पास कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। एक पर्टिकुलर पार्टी को वो क्रिटिसाइज करने का उनका ओपिनियन होना चाहिए। एक गवर्नमेंट के बारे में वो क्या ओपिनियन रखते हैं उसको वो फुली प्रोफेस कर सकते हैं, फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये उनके पास राइट्स है तो क्या होगा? इलेक्शंस जो होंगे वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में होंगे। साथ ही साथ देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में
क्या होता है कि जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात आती है, मेजॉरिटी कैन बी इन एनी सेंस, रिलीजन के सेंस में हम बोल सकते हैं, लैंग्वेज के सेंस में हम बोल सकते हैं, कल्चर के सेंस में बोल सकते हैं। तो माइनॉरिटीज़ जो होती है उनको कभी कहीं ना कहीं डर होता है अंदर से कि उनको जो मेजॉरिटी है वो दबा देंगे। तो जब माइनॉरिटीज़ के मन से अगर हमें ये डर हटाना है तो कहीं ना कहीं हम उनको राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माइनॉरिटी के लिए कल्चरल राइट्स एंड लैंग्वेज राइट्स हैं। तो जो इसके बारे में आगे अभी पढ़ेंगे स्लाइड्स में। तो देखिए इन सारे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। इसीलिए अगर हमारे पास ऐसे राइट्स नहीं होंगे तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचिए अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन अगर सोचिए फंडामेंटल राइट्स है भी बट उनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? फिर उनका मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर हमारे फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट इन्फ्रिंज करती है, यानी कि उसमें से किसी फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर लेती है, तो फिर हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे? हम किसके पास जाएंगे? अब इमेजिन करिए। तो इसीलिए कुछ कुछ राइट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस तभी होती है जब वो ज़्यादा एनफोर्सेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आवर फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम राइट्स के बारे में बात करें तो इन इंडिया लाइक मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड दीज राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो जस्ट लाइक एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स मेंशनड हैं। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में बात करें तो वो है फंडामेंटल राइट्स। क्यों ये फंडामेंटल राइट्स है? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ, दे हैव गिवन अस अ स्पेशल स्टेटस। अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम इनको फंडामेंटल राइट्स, इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ, दे हैव गिवन अस वेरी स्पेशल स्टेटस। अब कुछ अगर हम बात करें, देखिए जो अब हमने प्रियम्बल में लास्ट लेक्चर में बात किया था कि प्रियम्बल में कुछ बात करी गई है, यानी कि कुछ राइट्स के बारे में बात करी गई है कि दैट वी विल सिक्योर टू आवर सिटीजन्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। प्रियम्बल में ये बातें लिखी गई हैं, बट इन एक्चुअल वे में अगर हम देखें तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है? इन प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। देखिए ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में जो है आर्टिकल्स लिखे हुए वो है किसके अंदर आता है? वो फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट टू इक्वालिटी। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इंडिया में किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती है। क्या नहीं डिनाई कर सकती है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि क्या है। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या आता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। लॉ जो है यानी कि रूल ऑफ लॉ, बेसिक फंडा इसका है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जो होता है वो किसी भी डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशनल स्टोन होता है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी इंसान लॉ के अबव नहीं है। लॉ के सामने हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल क्या है? इक्वल है। ऑल्दो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज़ नॉट सुप्रीम, लेकिन फिर भी किसी भी हम डेमोक्रेसी की बात करें उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में भी हर एक सिटीजन क्या है? लॉ के सामने इक्वल है। तो बेसिकली इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी सिटीजन हो, चाहे वो कितनी भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता हो, उसकी पोजीशन से उसका स्टेटस डिसाइड नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल लॉ के सामने क्या होगा? इक्वल होगा। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। अब इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है राइट टू इक्वालिटी का। अब इसमें बोला गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा और डिटेल में बात करी गई है, क्योंकि हमारे पास देखिए पहले कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी थी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इंडिया में कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये रियलाइज़ हुआ था कि राइट टू इक्वालिटी या हम रूल ऑफ लॉ जो बनाएंगे सुप्रीम, वो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सिटीजन्स भी हैं जिनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको अपलिफ्ट करने के लिए,
ठीक है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, साथ साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी ताकि उनकी कैपेबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर पाए। तो वैसे ही देखिए उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो किस किस सेंस में, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी में इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। अभी यहाँ पे हम कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, बट इन जनरल एज अ होल हम सिटीजन्स की बात करें, हम सिटीजन्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट किस किस सेंस में अंडर राइट टू इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। वो क्या ग्राउंड्स है इन केस ओनली, यहाँ पे आप देखिए ओनली लिखा हुआ, यानी कि एक्सेप्ट दीज अदर केसेस में वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बट इन केसेस में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और ग्राउंड्स क्या क्या दिए हुए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन सारे ग्राउंड्स में, इन ग्राउंड्स के तहत गवर्नमेंट सिटीजन्स को अपने राइट टू इक्वालिटी के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें, अब हम बात करें अगर कास्ट सिस्टम जैसे है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पहले आपको पता है कि लोगों को सेग्रीगेट किया जाता था सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी से हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और थोड़े से एक्स्ट्रा कुछ बातें बोली गई हैं। जैसे बोला गया कि हर एक सिटीजन के पास एक्सेस होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस का, जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनका हर एक इंसान को एक्सेसिबल होना चाहिए, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी सिटीजन को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पब्लिक वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ रिजॉर्ट्स, पब्लिक रिजॉर्ट्स जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है या फिर जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, वहाँ पे आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स। अगर आप बात करें पब्लिक जॉब्स की, तो आपको पता है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम चलता है। मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि क्यों रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में लागू किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर राइट टू इक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है, राइट टू इक्वालिटी तभी हम मानेंगे जब हर एक इंसान की कैपेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सके, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करे। अब आप सोचिए एक इंसान की कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, जब उसको आप इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। हमारे वहाँ पे अगर पास्ट से देखें तो इक्वल ट्रीटमेंट सबको नहीं दिया गया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को रियलाइज़ हुआ तो उनको पता चला कि कुछ सिटीजन्स को कास्ट के बेसिस में सोसाइटी से सेग्रीगेट किया था, तो इसलिए ये नेसेसरी है, वो हमारे से पीछे रह गए हैं, वो जनरल कैटेगरी से कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनको और लोगों के सामने इक्वल कैपेबल बनाने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पब्लिक जॉब्स में भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, अब वो सबके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी का अगेंस्ट नहीं है, तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। रीज़न बीइंग, देखिए इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है जब सेम तरह के लोग होते हैं और उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए अगर अब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो क्या उनको सेम ट्रीटमेंट दिया गया, नहीं दिया गया, इसीलिए जब उनको सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, तो जब वो पीछे रह गए तो वो और लोगों से compete नहीं कर पाए, तो उनको कैपेबल बनाने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इस बात को जस्टिफाई किया कि जब हम किसी को स्पेशल वे में ट्रीट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम कैपेबल टू compete विद अदर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है इट इज़ नॉट अ वायलेशन टू द राइट टू इक्वालिटी। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू सोशल लाइफ एज वेल। अगर अभी हमने बात करा कि देखिए अगर अभी हमने बात करा पॉलिटिकल लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वैसे ही सोशल लाइफ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा सोशल वे में डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। हमारे पे कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा हाई हाई था, जब लोग एक दूसरे से कास्ट के बेसिस में क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अनटचेबिलिटी होती थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हुआ तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ की भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि किसी भी वे में
किसी भी वे में अनटचेबिलिटी को हमें इंडिया से हटाना है। कास्ट सिस्टम से ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रभावित हमारी कंट्री में चीज़ हो चुकी है कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सोसाइटी आगे मूव नहीं कर पाएगी। एंड इसलिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अनटचेबिलिटी को फॉरवर्ड किया। अनटचेबिलिटी को किसी भी वे में अलाउ नहीं किया जा सकता, उसको बैन किया हुआ है। अब देखिए अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनटचेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि एक को दूसरे को छूने से मना करना, नहीं, इट इज़ मोर देन दैट। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी रेफर्स टू बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels। एक इंसान एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्मा है और इस वजह से उसको सोसाइटी से सेग्रीगेट जब किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरबिड किया गया है। फॉरबिडेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन फॉरबिडेड इन एनी फॉर्म। आप किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इसका जो वो है पावर दी गई है, वो गवर्नमेंट को दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गवर्नमेंट हर एक तरीके से ट्राई करे कि वो जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी को, वो क्या करे, एंड कर दे, टू पुट इट एंड इन आवर कंट्री। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब देखिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अगर हम फ्रीडम का मतलब देखें तो फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि आप जो भी चीज़ें करते हैं, आपके जो राइट्स है उसमें किसी भी टाइप की कॉन्स्टेंट्स यानी कि किसी भी टाइप की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप के हमारे फ्रीडम ऑफ राइट्स है, जैसे राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली इन पीसफुल मैनर, form associations and unions, move freely throughout the country, reside in any part of the country, practice any profession or carry out any occupation, trade or business। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी, जो कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा हमारे फर्स्ट स्लाइड में। अब देखिए किसी भी कंट्री में, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डजेंट मैटर, एक इंडिविजुअल के पास ये राइट हमेशा होना चाहिए कि वो ओपनली अपने ओपिनियंस को प्रोफेस कर सके, ओपनली अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख सके। इससे क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ को फ्रीली कन्फेस कर पाता है तो उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी चाहे वो बोल सकें। हम ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते हैं जिसकी वजह से एक सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबल नहीं कर सकते हैं। सो या किसी के अगेंस्ट हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी के अगेंस्ट हम फॉल्स एक्यूजेशंस नहीं लगा सकते हैं। अदर देन दैट, अगर जो चीज़ सही है, जो चीज़ जस्टिसिएबल है, उन सबको हम ओपनली कन्वे कर सकते हैं इन एनी अदर फॉर्म, लाइक पोएट्रीज, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, इन एनी फॉर्म आप अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड है citizens have the right to hold meetings, possessions, rallies and demonstrations on any issue। किसी भी इशू में वो रैली निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। वो क्या है कि उसकी वजह से आप जो रैली निकाल रहे हैं, पोजेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, हमारी सोसाइटी की जो पीस है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और बात बोली गई है कि उस मीटिंग में कोई भी इंडिविजुअल अपने साथ आर्म्स कैरी नहीं कर सकता है। थर्ड, सिटीजन्स कैन फॉर्म एसोसिएशंस। कोई भी एसोसिएशन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आप फॉर्म कर सकते हैं। सिटीजन कंट्री के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी कंट्री के पार्ट में वो रिजाइड कर सकते हैं। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि वो जो मर्जी चाहे वो जॉब ले सकते हैं। ये हमारे 6 फंडामेंटल 6 राइट्स है जो कि आते हैं किस राइट के अंदर, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम के अंदर। ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 के अंदर ये आर्टिकल आता है। इसके अंदर देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी भी इंडिविजुअल को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट कब, तब कर सकते हो और
उस वे में कर सकते हो जिस वे में हमारे लॉ में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को भी मार नहीं सकते हो, लेकिन अगर उस इंसान को डेथ सेंटेंस दी गई है थ्रू अ प्रॉपर लॉ, देन आप उसको मार सकते हो, बट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर लॉ दैट इज established बाय द लॉ और इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है। अदर देन दिस एक्सेप्शन आप एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जब आप किसी इंडिविजुअल को, किसी सिटीजन को अरेस्ट करते हैं, पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, तो उनको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोसीजर क्या है कि जब पुलिस ऑफिसर एक इंडिविजुअल को अरेस्ट करने जाता है तो उसको उसके रीजंस देने पड़ेंगे क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ में 24 घंटे के तहत उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट जो होगा उसके पास लेके जाया जाएगा। एंड साथ ही साथ उस पर्सन को एक राइट दिया जाएगा कि वो अपने डिफेंस में किसी भी लॉयर को हायर कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इलीगल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करी गई है। 3 इलीगल या इविल्स हम बोल सकते हैं लिखे गए हैं, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ट्रैफिकिंग। ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब ये है कि जब ह्यूमन बींग्स को, स्पेशली विमेन को, कोई इमोरल काम के लिए, इमोरल गलत चीज़ों के लिए, गलत पर्पसेस के लिए बेचा या खरीदा जाता है, उसको हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं, जो कि बैंड है। सेकेंड है बेगार सिस्टम। देखिए, एक होता है फोर्स एंड बेगार सिस्टम, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया है। बेगार सिस्टम क्या होता है? जब किसी इंसान को आप फोर्सफुली फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि बिना पैसों के, या दे भी रहे हो पैसे तो बहुत ही नॉमिनल पैसे देते हो और उससे बहुत सारा काम करवाते हो अगेंस्ट हिज और हर विश, तो वो होता है बेगार सिस्टम। या अगर ऐसा ही सिस्टम आप लाइफ लॉन्ग किसी इंसान से करवाते हो, लाइफ लॉन्ग किसी इंसान को आप अपने अंडर रख के काम करवाते हो, तो वो होता है बॉन्डेड लेबर। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड है। देन थर्ड है चाइल्ड लेबर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 14 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी हैजार्डस फैक्ट्रीज या रेलवे पोर्ट्स में एम्प्लॉय करना अलाउ नहीं करता है। ये एक क्या है? ये एक जुर्म है, ये कानूनी जुर्म है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बैन की गई है अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे बहुत सारे राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू, पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आर्टिकल 25। देन है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग ऑफ रिलीजन। देन है आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो किसी भी रिलीजन के आइडियाज़ को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, अपने रिलीजियस अफेयर्स को वो जिस मर्जी चाहे वे में क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकता है। बट जब हम बात करते हैं राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती कंपेल करो अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर एक इंडिविजुअल फ्रीली अपने विलिंगली कन्वर्ट होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जब उसको कोई फोर्सफुली या कोई इंड्यूसमेंट, कोई अलॉरमेंट दे के अगर आप उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है वो, क्या है? इट इज़ अ वायलेशन टू दिस फंडामेंटल राइट। देन है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स लाइक। ठीक है, अगर आप देखें कि आप अपने रिलीजन के बेसिस में अपना बेस दे के जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ इसमें कंडीशन लिखी गई है, जैसे एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन का बेस बना के एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, जैसे ये चीज़ इलीगल है। वहीं अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है इंडिया में, क्या है? सेक्युलरिज्म सिस्टम है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं किया है। इसीलिए गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकता है टैक्स पे करने से या टैक्स पे करने से। क्यों? किस चीज़ के लिए? उन टैक्सेस का अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करता है या प्रमोट करता है
तो उस प्रमोशन के लिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकता है टैक्स पे करने के लिए। अगर एक इंडिविजुअल विलिंगली देना चाहता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन गवर्नमेंट किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अलाउड नहीं है। अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करें, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहाँ पे अगर वो चाहें तो वो अपने किसी भी रिलीजन से रिलेटेड वो आइडियाज़ प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए, उनको अटेंड करने के लिए आप किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी पर्सन को कंपेल नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमें दिए गए हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 जो है, देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे राइट्स देने पड़ते हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट राइट था राइट टू माइनॉरिटीज़। अब ये जो राइट्स हैं, यहाँ पे दो राइट्स हैं, ये दोनों ही राइट्स जो है वे माइनॉरिटीज़ के लिए बात करी गई है। अब माइनॉरिटीज़ देखिए कल्चरल सेंस में भी हो सकता है, लैंग्वेज के सेंस में भी हो सकता है, रिलीजन के सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को हमेशा मेजॉरिटी से कहीं ना कहीं फियर रहेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसके बारे में अवेयर थे, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये दो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। सबसे पहले है कि जो माइनॉरिटीज़ है दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, इट कम्स अंडर आर्टिकल 29। वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं इन एनी वे दे वांट। सेकेंड है एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। कोई भी गवर्नमेंट मेंटेन्ड या गवर्नमेंट रिलेटेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे किसी को भी आप रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस में एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। ऑल माइनॉरिटीज़, यानी कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, दे हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 30। एंड इस वे में हम अपने जो माइनॉरिटीज़ है उनको प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग डिजेक्टेड या फील रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी। हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, हमारे जो राइट्स हैं उनको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक कंट्री ने अपने सिटीजन को अलग अलग राइट्स दिए हैं। जैसे हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स कैसे सिक्योर्ड हैं, तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस वे में सिक्योर्ड है, वो एनफोर्सेबल है, यानी कि हम उनको एनफोर्स कर सकते हैं। अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फ्रिंज होते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रेक करती है या उसको उसमें इंटरफेयर करती है, उसको इन्फ्रिंज करती है, तब हमारे पास एक और राइट है। ये राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है। ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। देखिए फंडामेंटल राइट, इसके थ्रू हम अदर फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये खुद में भी एक फंडामेंटल राइट है। अगर हम चाहें तो आर्टिकल 32 के अंदर अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच अवे होता है, तो अंडर आर्टिकल 32 वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, दैट इज़ अ डिफरेंट आर्टिकल। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रेक अवे होते हैं तो हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी विच इज़ ऑल्सो इट सेल्फ अ फंडामेंटल राइट। इस वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज राइट है ये क्या है, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इसकी महत्वता को हाईलाइट करने के लिए ये चीज़ बोली गई, क्योंकि देखिए किसी भी फंडामेंटल राइट को एक्सपोज करने के लिए ये राइट है, इसीलिए ये क्या है, ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड क्या है, सोल भी है। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, दिन ब दिन ओवर द ईयर्स हमारे जो राइट्स है वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो लीगल राइट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो चुके हैं। टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपने अलग अलग जजमेंट्स में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट राइट्स को काफ़ी एक्सपेंड किया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू लाइफ।
उन्होंने राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें तो देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें या राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें, ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे, ठीक है, इनको भी अब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे राइट टू एजुकेशन जो है उसको आर्टिकल 21A के अंदर इंक्लूड किया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो इस तरह से जो हर एक दिन हमारे जो कंट्री है वो किस तरह से डायनेमिक होती जा रही है, नए नए इश्यूज सामने आते हैं और उसके तहत हमारे जो राइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी आपको अदर राइट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो एक्सेप्ट सॉरी अदर देन फंडामेंटल राइट्स वी हैव अदर राइट्स ऑल्सो लाइक लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स। अब देखिए क्या है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपैंड होती जा रही है, वो डीप होती जा रही है, वो स्ट्रेंथन होती जा रही है। आजकल के टाइम में लोग अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो लोग हैं गवर्नमेंट के पास हमेशा प्रेशर डालते रहते हैं थ्रू रैलीज और ठीक है रैलीज एसोसिएशन फॉर्म करके इन डिफरेंट डिफरेंट वे वो गवर्नमेंट को हमेशा प्रेशराइज करते रहते हैं कि गवर्नमेंट उनके राइट्स को, उनके क्लेम्स को क्या करे, रिकग्नाइज करे, एक्सेप्ट करे। एंड दस द स्कोप ऑफ राइट्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम। हमारे चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी भी यहाँ पे ख़त्म होती है विद दिस लास्ट चैप्टर, किसी भी चैप्टर में या इस जो आज हमने चैप्टर किया इसमें कोई भी आपको क्वेरी हो, किसी पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।